में हम यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो एरिथमियाज क्या है? एरिथमिया मींस, एरिथमिया जैसे नाम से जा रहा है, ए रिदम, यानी कि ए मींस एब्सेंस ऑफ रिदम, जो नॉर्मल रिदम ऑफ कार्डियक रिदम है उसका एबनॉर्मलिटीज हो जाए, यानी कि एब्सेंस ऑफ नॉर्मल रिदम या कि डिविएशंस ऑफ हार्ट, जो नॉर्मल रिदम है उसमें डिविएशन हो जाए। और नॉर्मल रिदम क्या है कि हार्ट रेट शुड बी बिटवीन 60 to 100, ठीक है, 20 पर मिनट। और जो उसका ओरिजिन जो होता है वो आपका होता है, शुड ओरिजिन फ्रॉम ऐसे नोट, यानी कि ऐसे नोट से जो आपकी कंडक्शन जो होती है ना, आपके पेस मेकर एक्टिविटी वो होती है ऐसे नोट पे, फिर वो उसको कंडक्शन इम्पल्स को जनरेट होने के बाद वो आगे बढ़ाता है एवी नोड की तरफ, एवी नोड देन परकेंजी फाइबर्स के थ्रू वो वेंटिकल्स में वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये प्रोपोगेशन ऑफ इम्पल्स होता है फ्रॉम ऐसे नोड टू टुवर्ड्स दी वेंटिकल्स। तो ये प्रॉपर एक नॉर्मल सिस्टम होता है। बट व्हेन एवर बिकॉज जब आपकी हार्ट रेट डिक्रीज हो जाए या इंक्रीज हो जाए नॉर्मल लिमिट से, जब आपकी पेस मेकर एक्टिविटी में भी जो है वो कोई और टेक ओवर करे, मे बी एवी नोड में या वेंटिकल्स में परकेंजी फाइबर्स को या एसिसिडी पाथवे उसमें जनरेट हो जाए, ठीक है। जो नॉर्मल जो आपके प्रोसेस है इम्पल्स का कंडक्शन पाथवे था उसमें डेविएशंस आ जाए, या तो पेस मेकर एक्टिविटी थी उसमें डेविएशंस आ जाए, ठीक है। तो कार्डियक एरिथमिया जो है एबनॉर्मलिटीज इन वेट, रिदम एंड साइट ऑफ ओरिजिन, ठीक है, एंड कंडक्शन ऑफ कार्डियक इम्पल्स, ठीक है। अच्छा, मेन कॉजेज इसमें क्या होती है? आइदर डिसऑर्डर ऑफ इम्पल्स जनरेशन और आइदर डिसऑर्डर ऑफ इम्पल्स कंडक्शन। डिसऑर्डर ऑफ इम्पल्स जनरेशन मींस कि आपके पास मे बी इम्पल्स जनरेशन जो है वो ऐसे नोड जो प्राइमरी पेस मेकर है उसको की जगह कोई और टेक ओवर करे और एक्टोपिक फोकाई बन गया, ठीक है। आपकी जो नॉर्मल रेट होती है उसमें क्या होता है कि ऐसे नोड जो है आपके ऐसे नोड जो है वो नॉर्मल आपकी 1 बीट्स पर सेकंड के हिसाब से कर रहा है, यानी 60 बीट्स नॉर्मली ले रहा है, ठीक है। लेकिन वेंटिकल्स में जो है 1 बीट्स पर 2 सेकंड के हिसाब से हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इन केस ऑफ एनी डिसऑर्डर जो है ऐसे नोड की एक्टिविटी डिक्रीज हो गई है ऑटोमेटिसिटी, ठीक है, और आपके पास या तो वेंटिकल्स ने उसको टेक ओवर कर लिया है या तो आपके एक्टोपिक फोकाई बन गए, आइदर ड्यू टू ड्रग यूज है या स्कीमिक चेंजेस की वजह से है या आपके मेटाबॉलिक चेंजेस की वजह से है या एसिडोसिस की वजह से है, ठीक है, या आयन डिस्टर्बेंस की वजह से एक्टोपिक फोकाई बन गई है जो एबनॉर्मल को इम्पल्स जनरेशन करवा है, ठीक है। एबनॉर्मल इम्पल्स जनरेशन हो रही है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है? ट्रिगर एक्टिविटी, वो भी डिसऑर्डर और इम्पल्स जनरेशन होती है, यानी कि ट्रिगर एक्टिविटी मींस कि आपके पास नॉर्मल इम्पल्स जनरेट हो रहा है ऐसे नोड की से ही, लेकिन आपके पास आयनिक डिस्टर्बेंस की वजह से आपके पास जो नॉर्मल डीपोलराइजेशन होती थी डीपोलराइजेशन के बाद वो नहीं हो रही, आइदर वहां पे अर्ली डीपोलराइजेशन हो रही है और आफ्टर डिलेड आफ्टर डीपोलराइजेशन दोबारा हो रही है, यानी कि रिलैक्सेशन होने से पहले ही आपके पास डीपोलराइजेशन दोबारा से स्टार्ट होगी, ठीक है। आइदर ड्यू टू डिसऑर्डर ऑफ इम्पल्स कंडक्शन मींस के री एंट्री आपके पाथवे बन गया या एसेसरी पाथवे बन गया है जो वेंट्रिकल से दोबारा से एट्रिया में लेके जा रहा है और सुपर वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया बना रहा है, ठीक है। ट्रिगर एक्टिविटी में भी मे बी ड्यू टू एबनॉर्मल इंटरसेलुलर कैल्शियम आयंस की बिल्डअप होने की वजह से हो रहा है, इसमें या तो अर्ली आफ्टर डीपोलराइजेशन होगी या तो लेट आफ्टर डीपोलराइजेशन होती है, ठीक है। और एबनॉर्मल इम्पल्स कंडक्शन मींस कंडक्शन ब्लॉक की वजह से री एंट्री फेनोमेना हो रहा है या तो एसेसरी ट्रैक पाथवे बन चुका है, ठीक है। तो बेसिकली दो मेन टाइप्स है, एबनॉर्मल इम्पल्स जनरेशन, दूसरी है एबनॉर्मल इम्पल्स कंडक्शन। एबनॉर्मल इम्पल्स जनरेशन मींस के टॉपिक आपके पास जो एबनॉर्मल इम्पल्स जनरेट जो है वो किसी और फोकाई से हो रहा है, एक्टोपिक फोकाई से हो रहा है, ठीक है। जो नॉर्मल कंडक्शन है ना कि ऐसे नोड से एवी नोड से पैकेंजी फाइबर्स जनरेट हो रहा है और पेस मेकर एक्टिविटी शुड बी एट ऐसे नोड, वो वाली चेंज हो गई है, ठीक है। अच्छा, पेस मेकर जनरेशन एक्टिविटी है वो चेंज हो गई है, ठीक है। और आपके पास दूसरी चीज क्या थी आपके आफ्टर डिपोलराइजेशन वाली ट्रिगर एक्टिविटी, यानी कि आपके पास जो नॉर्मल जनरेशन हो रहा था वो एक्टिविटी ट्रिगर हो गई है, यानी कि डिपोलराइजेशन से पहले ही आपके पास दोबारा से डिपोलराइजेशन स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अच्छा, बेसिकली हमारे पास एंटी एरिथमिक ड्रग्स जो होती हैं वो 4 क्लासेस में हमारे पास डिवाइड है, ठीक है।
अच्छा, क्लास 1 जो है वो सोडियम चैनल ब्लॉकर है, क्लास 2 बीटा ब्लॉकर्स है, क्लास 3 पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है, एंड क्लास 4 इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। आपने बीटा ब्लॉकर्स एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ऑलरेडी जो है वो एंटी हाइपरटेंसिव में भी पढ़ चुके होंगे, और इवन एंटी एंजाइना में भी पढ़ा होगा। इसलिए जो मैं इसको लेके चलूंगी, लेकिन जो मेन डिटेल में जो है ना वो सोडियम चैनल ब्लॉकर, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर जो आपने अभी नहीं किया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन मैं बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को भी लेके चलेंगे। लेकिन बिफोर हम इसको डिटेल में लेके चलें तो हम जो बेसिक एक्शन पोटेंशियल है, कार्डियक एक्शन पोटेंशियल, उसका क्विक रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। जो भी चीज पूछना है मुझसे पूछ ले, क्योंकि आज का लेक्चर जरा सा डिटेल में भी है, तो इस वजह से आपको लगेगा और बहुत सी चीजें जो है वो रिकॉल हो रही है, तो मैं उसको फास्ट लेके चलूंगी। अगर आपको लगे कि मैं फास्ट जा रहा तो आप बीच में मुझे चैट में भी बोल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कार्डियक एक्शन पोटेंशियल। as you all know कि cardiac action potential divided into 5 phases, जो normal contractile tissues होते हैं हार्ट के मायोकार्डियम में, उसमें जो 5 phases होती हैं। फर्स्ट वन इज रैपिड depolarization due to opening of sodium channel. early depolarization means opening of potassium channel, ठीक है। plateau phase due to opening of calcium channel, यानी कि depolarization को वो फौरन ही आफ्टर depolarization होने नहीं दे रहा, उसको एक फेज में मेंटेन रख रहा है, ठीक है। फिर फेज 3 है रैपिड रीपोलराइजेशन, यानी कि कैल्शियम चैनल क्लोज हो गए एंड देन आपके पास पोटेशियम चैनल ओपन हो गया और वो रीपोलराइजेशन कर पा रहा है। फेज 4 क्या है? रेस्टिंग पोटेंशियल, रेस्टिंग फेज है, डायस्टोलिक रीपोलराइजेशन हो गया इसमें, ठीक है। मींस फेज 4, फेज 0 मींस ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल, अर्ली रीपोलराइजेशन फेज 1, फेज 2 इज प्लेट्यू फेज ड्यू टू ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल, रैपिड रीपोलराइजेशन, एंड फेज 4 विच इज आपके पास जो सोडियम और पोटेशियम का जो है बैलेंस है, उसमें बैलेंस करने के लिए जो सोडियम चैनल्स भी खुल रहे होते हैं, जो सोडियम और पोटेशियम का जो लॉस हो रहा है उसको बैलेंस करवाना होता है, ठीक है। ये चीज है, फेज 4 है, ठीक है। फिर रैपिड रीपोलराइजेशन फेज 0, फिर फेज 1 अर्ली रीपोलराइजेशन, प्लेट्यू फेज, ठीक है। फिर उसके बाद रीपोलराइजेशन जो होती है फास्ट, और उसके बाद फेज 4 है, ठीक है। फेज 4, फेज 0, फेज 1 एंड प्लेट्यू फेज, फेज 2, फेज 3, ठीक है। ये आई थिंक आप लोगों को पता होगा, ठीक है। दूसरी चीज, मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मोस्टली सोडियम चैनल्स जो है वो एक स्टेट ऑफ सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करते हैं। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि जो सोडियम चैनल्स जो होते हैं वो आपकी तीन स्टेट होती है, रेस्टिंग, ओपन एंड इनएक्टिवेटेड। रेस्टिंग, ओपन और इनएक्टिवेटेड। रेस्टिंग स्टेज पे क्या होता है कि आउटर वाला गेट, आपको ये पता है सोडियम चैनल्स के दो गेट होते हैं, आउटर एंड इनर, ठीक है। इन केस ऑफ रेस्टिंग स्टेज में जो क्या होता है कि आउटर वाला गेट क्लोज होता है, सोडियम चैनल अंदर नहीं आ रहा होता, और इनर वाला ओपन होता है। बट इन केस ऑफ डीपोलराइजेशन जो होती है, वो आउटर गेट विल बी ओपन एंड सोडियम एंटर इनटू द सेल। बट जब आपके पास डीपोलराइजेशन खत्म हो रही होती है, डीपोलराइजेशन की तरफ जा रहा होता है, तो आपके पास आउटर गेट तो खुला रहता है, लेकिन इनर गेट जो है वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। इनर गेट जो है वो ब्लॉक हो जाता है। इस स्टेज को कहते हैं इनएक्टिवेटेड स्टेज, जो फर्दर सोडियम एंट्री इनटू द सेल जो है मायोकार्डियम जो है वो ब्लॉक करवा रहा होता है, ठीक है। मोस्टली डीपोलराइज जो एरिथमिक या जो बहुत ज्यादा जिसमें डीपोलराइजेशन हो रही होती है, जो बहुत एक्टिव टिश्यूज होते हैं और कार्डियक, उसमें दो स्टेजेस पाई जाती है, ओपन और इनएक्टिवेटेड स्टेज। तो जो भी हम सोडियम चैनल्स ब्लॉकर्स देते हैं वो मोस्टली ओपन यूज डिपेंडेंस के मैकेनिज्म से थ्रू काम करता है, और वो ओपन और इनएक्टिवेटेड स्टेट ऑफ सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करवाता है। यानी कि जो ज्यादा डीपोलराइज हो रहा होता है, तो उन केसेस में सोडियम जो है वो मोस्टली ओपन और इनएक्टिवेटेड स्टेट में होता है, ठीक है। तो हमारे पास सोडियम चैनल जो ब्लॉकर्स हैं वो इसी स्टेज में, यानी कि ओपन एंड इनएक्टिवेटेड स्टेज में ही ब्लॉक करवाएगा। ये बात समझ में आई? ठीक है, जो नहीं समझ पा रहा आप मुझसे चैट में पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये चीज मैं यहाँ पे भी बता रही हूँ, ठीक है। इन केस ऑफ रेस्टिंग में आउटर गेट विल बी क्लोज, ठीक है। ओपन स्टेज में आउटर गेट ओपन हो जाएगा और सोडियम विल एंटर इनटू द सेल व्हिच लीड्स टू डीपोलराइजेशन। फिर इन केस ऑफ आपके डीपोलराइजेशन में आपके पास ये इनर गेट क्लोज हो जाता है और इनएक्टिवेटेड स्टेज में चला जाता है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई? चलिए,
आगे लेके चलते हैं। ये जस्ट रिकॉल किया था, इस वजह से मैं थोड़ा सा फास्ट गई थी। ठीक है बेटा, सही है। अच्छा, तो हमारे पास सोडियम फेज 0 को पे अफेक्ट करने के लिए हमारे पास सोडियम चैनल्स ब्लॉकर्स है। ठीक है, हमारे पास कैल्शियम चैनल्स ब्लॉकर है जो फेज 2 को अफेक्ट करेगी। पोटेशियम चैनल्स ब्लॉकर्स है हमारे पास, बीटा ब्लॉकर्स है। ठीक है, अच्छा, अब हम सबसे पहले सोडियम चैनल्स ब्लॉकर्स को लेके चलते हैं। अच्छा, ये छोटी सी निमोनिक्स है कि अगर आपको नाम याद करना है 1A 1B 1C का या क्लास 2 3 एंड 4 का, तो 1A में क्या होता है, डबल क्वार्टर काउंटर यानी कि DQP यानी कि डिसोपेरामाइड क्यूनिडीन प्रोकेनामाइड इंक्लूडेड इन क्लास 1A with latest mayo and tomato यानी कि LMT लाइडोकेन मैक्सिलिटीन टोकेनाइट इंक्लूडेड इन क्लास 1B यानी कि सोडियम चैनल्स को, यानी कि क्लास 1A को 1 यानी सोडियम चैनल्स ब्लॉकर को विल बी डिवाइडेड इनटू 3, फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। ठीक है, मैं बताती हूँ क्यों किए। ठीक है, अच्छा, अभी तो इसको मैं थोड़ा सा निमोनिक्स बता रही हूँ। क्लास 1C में आते हैं मोर फ्राइस प्लीज यानी कि मोरिसिन फ्लेकेनाइट एंड प्रोफेनॉल। क्लास 2 बीटा ब्लॉकर जो सबको पता है, ठीक है, लॉल एंड में आ रहा होता है। क्लास 3 जो है सेट सोटोलॉल अमाइड्रोन। ठीक है, क्लास 4 ठीक है जो कैल्शियम चैनल्स ब्लॉकर्स है उसमें आई एंड बी आएगा, यानी कि डिल्टाइजम में आई आ रहा है और वेरापा में बी से स्टार्ट हो रहा है। क्लास 4 जैसे लिखते हैं ना आई एंड बी, ठीक है, वही आ रहा है। ठीक है, जस्ट मैंने छोटा सा निमोनिक्स बता दिया। अगर बेसिकली क्लासिफिकेशन यही वाली आपने याद करनी है कि एंटी एरिथमिक ड्रग्स को जो अकॉर्डिंग टू देयर रिसेप्टर्स जो है ना चैनल, आपने वो आपने याद करनी है। ठीक है, इस तरह की भी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लिनिकल यूज है, यानी कि सुपरवेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया में कौन सी यूज होगी, सुपरवेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया एंड बोथ यानी कि सुपरवेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर एरिथमियास में दोनों कॉमन यूज होती है। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले क्लास 1। ठीक है, क्लास 1 मीन सोडियम चैनल ब्लॉकर, सोडियम चैनल ब्लॉकर ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग्स की क्लास 1 ड्रग्स। ठीक है, अच्छा, इसको हमने डिवाइड किया है 1A 1B और 1C में। क्यों डिवाइड किया है, इस वजह से डिवाइड किया है कि बोथ ये तीनों जो ड्रग्स हैं, तीनों ग्रुप्स जो हैं क्लास 1 की, इनका एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन के में अफेक्ट क्या आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने इस क्लास 1A क्लास 1B एंड क्लास 1C में डिवाइड किया है। और जो ऑलरेडी आई टोल्ड दैट कि ये ओपन और इनएक्टिवेटेड स्टेट में काम करेगा, यानी कि जो ज्यादा चैनल यूज हो रहे होंगे यानी कि डीपोलराइज्ड टिश्यूज में, उन जगह पे ज्यादा काम करेगा, और ओपन और इनएक्टिविटी स्टेट उन्हीं टिश्यूज में ज्यादा होगा जो ज्यादा काम कर रहे होंगे, जो ज्यादा डीपोलराइज हो रहे होंगे। ठीक है, और ये एट्रिया वेंट्रिकुलर प्रेकेंजी फाइबर्स हर जगह ये ब्लॉक करवा देता है सोडियम चैनल, यानी कि एट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों में ये काम करता है। ठीक है, बाइंड टू सोडियम चैनल और उसको ब्लॉक करेगा। ठीक है, और ओपन और इनएक्टिवेटेड स्टेज में ज्यादातर करेगा। ठीक है, और आपकी जो फेज 0 है उसके स्लोप को ये डिले कर देगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें लोकल एनेस्थेटिक भी इफेक्ट्स होते हैं जो नर्व कंडक्शंस को भी ब्लॉक, स्पेशली लाइडोकेन जो है। ठीक है, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट्स भी होता है इसमें। ठीक है, और यूज डिपेंडेंस यानी कि जो ज्यादा यूज हो रहे होंगे चैनल्स उन्हीं को ये ज्यादा बाइंड करेगा और उसी चैनल्स को ये ब्लॉक करेगा। ठीक है, अब एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन पे इसका क्या इफेक्ट है जिसकी वजह से हमने इसको फर्दर डिवाइड किया। क्लास 1A जो है, ठीक है, वो इंक्रीज दी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को ये इंक्रीज करवाता है। क्लास 1B जो है वो डिक्रीज यानी कि शॉर्टन करवाता है एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को, और क्लास 1C जो है उसका एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, दूसरी चीज इस पे एक और डिफरेंस है, दूसरी जो तीनों में डिफरेंस है कि ये मॉडरेट इफेक्ट रखेगा सोडियम चैनल्स में। तो देखिए इसका स्लोप जो है वो डिले हो गया, फेज 0 स्लोप जो है वो डिले हो गया, डिक्रीज हो गया मॉडरेटली। ठीक है, और क्लास 1B जो है वो माइल्ड इफेक्ट रखेगा। क्लास 1B का सोडियम चैनल्स पे माइल्ड इफेक्ट, ब्लॉकिंग इफेक्ट्स है माइल्ड, तो उसका फेज 0 में इतना कोई ब्लॉकेज पे कोई इतना इफेक्ट नहीं आ रहा। ठीक है, और क्लास 1C, क्लास 1C में स्ट्रांगली ब्लॉकेज इफेक्ट होता है सोडियम चैनल्स में। जल्दी देखें, मार्कली ये रिड्यूस कर रहा है फेज 0 के स्लोप को। जो एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन जो मैंने पहले बताया था ना फेजेस, उसमें फेज 0 की जो स्लोप है उसको मार्क जो है रिड्यूस हो रहा है इन केस ऑफ क्लास 1C। ये चीज समझ में आ गई कि इन तीनों को हमने 3 में डिवाइड क्यों किया हुआ है, अकॉर्डिंग टू देयर इफेक्ट्स ऑन एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन और
उसके अलावा जो हमने मॉडरेट, माइल्ड एंड सीवियर जो इफेक्ट है ऑन सोडियम चैनल्स, ठीक है। अच्छा, क्लास 1 है जो है वो एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और मॉडरेटली जो स्लोप को जो है वो डिक्रीज कर रहा है। क्लास 1 बी में है, स्लोप में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन ये एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को डिक्रीज करता है। मोस्टली बुक में लिखा हुआ है कि अननोन में लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सी बुक में लिखा हुआ है कि इस वजह से ये ड्यूरेशन को कम कर रहा है कि पोटेशियम चैनल्स की आउटफ्लक्स को ये इंक्रीज कराता है, बिसाइड ऑफ सोडियम चैनल्स ब्लॉकेज इफेक्ट्स। 1C में स्ट्रांगली सोडियम चैनल्स ब्लॉकेज इफेक्ट्स होता है, जिसकी वजह से ये मार्क रिडक्शन ऑफ फेज 0 यानी कि डिले करवा देते हैं फेज 0, लेकिन इसका कोई पोटेशियम चैनल्स पे इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। इसी वजह से ये एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है 1C का, ठीक है। ये चीज यहाँ पे बता दी है कि क्लास 1 जो है वो मॉडरेट इफेक्ट रखेगा सोडियम चैनल्स में, ठीक है। और ये अपार्ट फ्रॉम दैट सोडियम चैनल्स ब्लॉकेज इफेक्ट्स जो है ये पोटेशियम चैनल्स को भी ब्लॉक करवा सकते हैं, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन विल बी इंक्रीजेस, ठीक है। जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन जो है, जो मेन रीजन है इसका एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन इंक्रीज करने का, वो इसी वजह से, ठीक है। अच्छा, 1B जो है वीक इफेक्ट रखता है और ये एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को डिक्रीज करता है, स्ट्रांगली इफेक्ट रखता है सोडियम चैनल्स ब्लॉकेज पे 1C, और एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन में इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। अब सबसे पहले क्लास 1A को लेके चले, ठीक है। क्लास 1A में जो हमारे पास है वो क्या करेगा कि वो सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करेगा, ठीक है, मॉडरेटली। अपार्ट फ्रॉम दैट इट आल्सो ब्लॉक दी पोटेशियम चैनल्स, तो आपके पास जो एक्शन पोटेंशियल है या रिफ्रैक्टिव पीरियड विल बी इंक्रीजिंग, ठीक है। आपका रिफ्रैक्टिव पीरियड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जो क्लास 1 है जो सोडियम चैनल्स ब्लॉकर्स है, वो अपार्ट फ्रॉम सोडियम चैनल ब्लॉकिंग इफेक्ट जो है वो पोटेशियम चैनल्स को भी ब्लॉक करेगा, इसके वजह से एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन विल बी इंक्रीज। और यानी कि एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन इंक्रीज करवाना क्यों है कि आपने रिफ्रैक्टिव पीरियड को इंक्रीज करा है। रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है? एब्सोल्यूट और रिलेटिव होता है ना। एब्सोल्यूट में तो आपको पता है कि सेकंड एक्शन पोटेंशियल नहीं होता जब तक वो रिफ्रैक्टिव पीरियड रहता है, वो पीरियड रहता है, ठीक है। आज सब सो क्यों रहे हैं? अगर आपको समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, या मैं फास्ट जा रही हूँ, तो आप मुझसे पूछ सकते हो बच्चा। सो तो नहीं रहे बेटा, ठीक है। अब दूसरा अच्छा, इसमें कौन सी ड्रग थी? डबल काउंटर काउंटर वाली थी ना, जो मैंने निमोनिक बताया था, क्यूनिडीन, प्रोकेनामाइड एंड डिसोप्रामाइड, ठीक है। अच्छा, इसका मैं अलग अलग लेके चलूंगी, लेकिन इसमें मैं बता दूं कि एक स्लाइड में मैंने बताया है कि मोस्टली सुपर वेंट्रिकुलर और वेंट्रिकुलर दोनों एरिथमियास में यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा जो प्रोकेनामाइड जो है वो वुल्फ पार्किंसन वाइड जो एसेसरी पाथवे वाला नहीं एरिथमियाज होता है, उसमें इन एडिशन टू सुपर वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया एरिथमियाज में के अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोकेनामाइड कैन बी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वुल्फ पार्किंसन वाइड सिंड्रोम में भी यूज हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब सब एक एक ड्रग्स को लेके चलते हैं। क्यूनिडीन, ठीक है। क्यूनिडीन जो है वो नाम से आपको पता चल गया होगा, क्यूनिडीन एंटी मलेरियल ड्रग भी है, ठीक है। जब आपने इन्फेक्शन डिजीज का मॉड्यूल पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा है कि मलेरिया में कि ये एंटी मलेरिया ड्रग भी है क्यूनिडीन, एंटी पायरेटिक भी है। अपार्ट फ्रॉम एंटी मलेरिया और एंटी पायरेटिक इफेक्ट, इसमें स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट इफेक्ट्स भी है, और इवन एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बाइंड वही करता है ओपन और स्टेट डिपेंडेंट, इसका इफेक्ट होता है सोडियम चैनल में, बाइंड विथ ओपन और इनएक्टिवेटेड सोडियम चैनल्स पे, और इनफ्लक्स ऑफ सोडियम को प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से जो रैपिड आप स्ट्रोक होता है ना फेज 0 वाला कार्डियक एक्शन पोटेंशियल का, वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, क्यूनिडीन वेल एब्जॉर्ब अगर गोली देंगे, वेल एब्जॉर्ब होगी, प्लाज्मा प्रोटीन से 80 मतलब क्लास 2 ड्रग्स में आती है, प्लाज्मा प्रोटीन से अच्छी मतलब 80% बाउंड होती है। ये ऑक्सीडेशन के थ्रू मेटाबोलाइज होती है, और इसकी जो मेटाबॉलिज्म के बाद जो ड्रग जो मेटाबोलाइट होती है ना हाइड्रोक्सीक्यूनिडीन, ठीक है, उसका भी मैकेनिज्म ऑफ मतलब जो भी जो इफेक्ट होता है सिमिलर टू जो पेरेंट ड्रग है क्यूनिडीन का, वैसे ही होता है वो भी मतलब क्यूनिडीन ही की तरह वो सोडियम चैनल्स, कार्डिक सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करवा सकता है। हाँ बेटा, मैंने बताया था थोड़ा सा, मैंने जो फर्स्ट जो गो थ्रू किया था इस वजह से मैंने परीक्षा बेटा पास लेके गई थी,
क्योंकि वो आपने जस्ट रिकॉल करना था। लेकिन मैंने उस वक्त भी बोला था कि आपको कुछ चीज भी समझ में नहीं आ रहा तो आप बीच में मुझसे रोक के भी पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्लास 1 का अगर आपने मुझसे कुछ भी पूछना है तो आप बीच में मुझसे रोक के पूछिएगा, क्योंकि ये आपने एंटी हाइपरटेंसिव में भी नहीं पढ़ा हुआ और एंजाइना में भी नहीं पढ़ा हुआ। तो इसमें कुछ भी आपने, मैं बीसी कुछ भी आगे लेके चलूंगी, तो अगर कुछ भी नहीं कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। या प्रीवियस भी पूछना है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, अभी जो मैंने फास्ट लेके चली हूँ, ठीक है। अच्छा, क्यूनिडीन जो है आपके इसका अपार्ट फ्रॉम सोडियम चैनल ब्लॉकेज इफेक्ट, इसमें अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकेज इफेक्ट्स भी होता है, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स भी होता है माइल्ड, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकेज इफेक्ट्स भी होता है, जिसकी वजह से ये हाइपोटेंशन पेशेंट्स में करवा सकता है, क्योंकि अल्फा रिसेप्टर्स ब्लड वेसल्स में होते हैं, ठीक है। तो उसमें, और ये ब्लड टोन को मेंटेन रखते हैं ना अल्फा 1 रिसेप्टर्स, अगर उसको ब्लॉक करवा दिया तो ये हाइपोटेंशन करवा सकता है पेशेंट्स में, ठीक है। इसके अलावा माइल्ड एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स भी होते हैं। इसके अलावा स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन इफेक्ट्स भी होते हैं, इस वजह से मैस्टीनिया ग्रेविस में नहीं देते, ठीक है। इसके अलावा जो मेजर साइड इफेक्ट्स होता है इसका सिंकोनिज्म, जिसमें विजुअल डिस्टर्बेंस होता है, टिंगलिंग इन एयर्स होती है, वर्टाइगो होता है, डेफनेस हो सकती है, हियरिंग इम्पेयरमेंट मिल सकती है उन पेशेंट्स में इन केस ऑफ सिंकोनिज्म, ठीक है। और ये एंटी मलेरिया ड्रग्स के तौर पे यूज होता है इन केस ऑफ फैल्सिपैरम मलेरिया में, ठीक है। क्यूनिडीन यानी कि क्लास 1A ड्रग जो है वो सुपरवेंट्रिकुलर और वेंट्रिकुलर एरिथमियाज, यानी कि सुपरवेंट्रिकुलर और वेंट्रिकुलर एरिथमियाज दोनों में यूज हो सकता है, ठीक है। सुपरावेंट्रिकुलर यानी कि एट्रियल वाला और वेंट्रिकुलर एरिथमियाज दोनों में यूज हो सकता है, 1A वाला, क्लास 1A वाला क्यूनिडीन, डिसोपेरामाइड एंड प्रोकेनामाइड, ठीक है। और एडिशनल प्रोकेनामाइड का इफेक्ट और क्या है वो मैं पीछे भी बता चुकी हूँ, आगे फिर से रिपीट करूंगी। ये 80% बाइंड करता है क्यूनिडीन जो है प्लाज्मा प्रोटीन से। तो इन केस ऑफ अगर पेशेंट डिजॉक्सिन ले रहा हो, ठीक है, तो डिजॉक्सिन को डिस्प्ले करवा के खुद बाइंड करके डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी को, डिजिटालिस की टॉक्सिसिटी को ये इंक्रीज करवा सकता है, ठीक है। उसको डिस्प्ले करवा के खुद करेगा, फ्री कंसंट्रेशन ऑफ डिजिटालिस विल बी इंक्रीज। अपार्ट फ्रॉम दैट इट आल्सो इनहिबिट द डिजॉक्सिन रीनल क्लियरेंस, ठीक है। तो ये क्यूनिडीन जो है वो डिजिटालिस या डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी का वेंट्रिकुलर एरिथमियास वगैरह होगा तो उसमें हम क्यूनिडीन नहीं देंगे, कॉन्ट्राइंडिकेटेड। बेशक ये वेंट्रिकुलर एरिथमियास में यूज हो रहा है, लेकिन डिजिटालिस या डिजॉक्सिन इन यूज वेंट्रिकुलर एरिथमियास में क्यूनिडीन शुड बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड, क्योंकि वो डिजिटालिस या डिजॉक्सिन की एडवर्स इफेक्ट्स को और इंक्रीज करवा सकता है, ठीक है। अच्छा, इसका मेजर साइड इफेक्ट जो होता है वो नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया के अलावा जो सिंकोनिज्म होता है, स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन होता है, क्यूनिडीन सिनकपी हो सकती है, हाइपोटेंशन मिल सकता है बिकॉज ऑफ अल्फा ब्लॉकेज इफेक्ट्स की वजह से, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि जो मेजर साइड इफेक्ट्स होता है इसमें टॉसिटी डी पॉइंटिस होती है, ठीक है। वो क्यों होता है? क्योंकि ये QRX कॉम्प्लेक्स को, क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग करता है, क्यूटी इंटरवल को पोटेशियम चैनल्स को ब्लॉक करवा के क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग करवा रहा है, ठीक है। क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग करवा के आपके पास टॉसिडी पॉइंटिस जो है उन पेशेंट्स में मिल सकता है। टॉसिडी पॉइंटिस मींस कि आपके पास पॉजिटिव स्पाइक ऑफ QRS और नेगेटिव स्पाइक्स ऑफ QRS मिल सकता है सेम लीड्स में, सिंगल लीड्स में। जैसे पॉजिटिव स्पाइक्स मिल रहा है तो साथ साथ नेगेटिव स्पाइक्स भी मिल रहा है इन केस ऑफ टॉसिडी पॉइंटिस में, ठीक है। तो क्लास 1A ड्रग्स और 1C मोस्टली करवाते हैं, ठीक है। तो ये अगर इन केस ऑफ पेशेंट्स ऑलरेडी ले रहा है कोई ड्रग जिसकी वजह से हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल इथ्रोमाइसिन ले रहा था और टॉसिडी पॉइंटिस है और वो ट्रीटमेंट के लिए आपके पास आया, तो वी शुड अवॉइड क्लास 1 एंड 1C ड्रग्स, ठीक है। वो फर्दर उस कंडीशंस को और बढ़ा देगा, ठीक है। इस वजह से ये इसके साइड इफेक्ट्स में ही है टॉसिडी पॉइंटिस, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इसमें टॉसिडी पॉइंटिस की ट्रीटमेंट में। मैस्टीनिया ग्रेविस में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है क्योंकि ये स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन इफेक्ट्स रखता है, ठीक है। क्यूनिडीन के बारे में पता समझ में आ गया? कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे रोक के पूछ लीजिएगा। क्लास 1A में ही दूसरी ड्रग है प्रोकेनामाइड। प्रोकेनामाइड जैसे नाम से ही जाहिर है इट इज प्रोकेन डेरिवेटिव, इसका भी जस्ट क्यूनिडीन लाइक एक्शन होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि लेस टॉक्सिक ऑन द हार्ट, ठीक है। क्यूटी ये ज्यादा इतना क्यूटी प्रोलॉन्गेशन इतना नहीं करवाता जैसे एज कम्पेयर टू, लेस डिप्रेशन ऑफ कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन एज कम्पेयर टू क्यूनिडीन, इस वजह से ये AV ब्लॉक वगैरह की तरफ तक नहीं लेके जाता,
इसमें कोई एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स या अल्फा ब्लॉकेज इफेक्ट्स नहीं होते जो क्यूनिडीन में थे, जो फर्दर आपके पास ब्लड प्रेशर वगैरह को डिक्रीज करवाना था ना और एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स रख देते, तो वो चीज इनमें प्रोकेनामाइड में नहीं। बेशक इसका इफेक्ट सिमिलर एक्शन है कि वो भी ओपन एंड इनएक्टिवेटेड सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करेगा और स्लोइंग द रैपिड अपस्ट्रोक ऑफ फेज 0 इन केस ऑफ कार्डियक एक्शन पोटेंशियल को ये डिक्रीज करवाता है। ठीक है, अच्छा, प्रोकेनामाइड के बेशक मैंने एडवांटेज बता दिया कि इसमें एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स नहीं है, अल्फा ब्लॉकेज इफेक्ट्स नहीं है, कार्डियक डिप्रेसिव इफेक्ट्स एज कंपेयर टू क्यूनिडीन के लाइक इतना सीवियर नहीं है, लेकिन ये हाइपर सेंसिटिविटी टाइप ऑफ रिएक्शंस और सीएनएस रिलेटेड साइड इफेक्ट्स यानी कि हैलुसिनेशंस, साइकोसिस और लूपस यानी कि रिवर्सिबल लूपस एरिथ्रोमेटस लाइक सिंड्रोम उन पेशेंट्स में करवा सकते हैं। प्रोकेनामाइड का क्या मोस्टली एडवर्स इफेक्ट्स है, स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट है ये रिवर्सिबल लूपस एरिथ्रोमेटस टाइप ऑफ रिएक्शंस करवा सकता है। इसकी यूजेस सिमिलर है कि आपके पास सुप्रावेंट्रिकुलर और वेंट्रिकुलर एरिथमियास, और अपार्ट फ्रॉम दैट एडिशनल यूज क्या है प्रोकेनामाइड का, वो पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में। ठीक है, अच्छा, जस्ट लाइक क्यूनिडीन भी जैसे ऑक्सीडेटिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होके वो भी सिमिलर इफेक्ट रखवा रहा था जस्ट लाइक क्यूनिडीन, इसका भी मेटाबोलाइज लिवर में एन एसिटाइल प्रोकेनामाइड में हो रहा है, जो इन एडिशन टू सोडियम चैनल ब्लॉकेज इफेक्ट पोटेशियम चैनल ब्लॉकेज इफेक्ट भी रखता है। ठीक है, अच्छा, नहीं बेटा, इनएक्टिवेटेड स्टेज जो है उन्हीं स्टेज में, क्योंकि जो आपके पास जो रिकवरी स्टेज है ना चैनल्स की, इनएक्टिविटी उन्हीं स्टेज में ज्यादा होगा जिसमें हमारे पास इनएक्टिवेटेड स्टेज में चैनल उन्हीं स्टेज में ज्यादा होगा जिसमें आपके पास डीपोलराइजेशन या एरिथमिया ज्यादा हो रहे होंगे। तो टारगेट हमने एक्टिव और ओपन और इनएक्टिवेटेड दोनों को रखना होगा। देखो रेस्टिंग वाले तो रेस्टिंग हमारे पास अगर ऐसे नोट की हमने रेस्टिंग है और वहां पे कोई पेस मेकर एक्टिविटी हमने ब्लॉक नहीं करवानी है और वहां पे रेस्टिंग वाली भी चीज है जो क्लास 1 भी मोस्टली नहीं करवाता। ठीक है, तो रेस्टिंग वाले मोस्टली जो नॉर्मल रिदम वाली चल रही होगी तो उधर रहेंगी। हमारे पास जो डीपोलराइज है और मोर एक्टिव स्टेज है ना, उसमें मोस्टली 2 ही स्टेज हमें ज्यादातर मिलेगी और उन्हीं स्टेज में हमने फोकस करना है। ये निशानी है, इंडिकेशन है कि इनएक्टिवेटेड स्टेट या ओपन स्टेट उन्हीं एरिया में मिलेगा, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज ऑफ कार्डियक मसल्स में मिलेगा जहां पे कॉन्ट्रैक्शंस या एब्नॉर्मल जनरेशन ऑफ इंपल्सेस ज्यादा हो रही होगी। रेस्टिंग स्टेज बहुत कम यानी नॉर्मल स्टेज वाले या टिश्यू में मिलेगा। ठीक है बेटा, अच्छा, ये चीज होगी। हाइपर सेंसिटिविटी टाइप ऑफ रिएक्शंस में हम इसको नहीं देंगे। ठीक है, अच्छा, क्लास 1C में 1A में एक और है डिसोपेरामाइड जो है, इसका भी सिमिलर इफेक्ट है, क्यूनिडीन प्रोटोटाइप ड्रग है 1A में। ठीक है, उसी के रिलेटेड कंपेयर है मैंने डिसोपेरामाइड और प्रोकेनामाइड को करना है। इसका भी सिमिलर इफेक्ट है लेकिन बेटर टॉलरेंट है, यानी कि बेटर टॉलरेट कर सकते हैं, इस पे लेसर टॉक्सिसिटी है। ठीक है, इसमें लेकिन जो मेजर एडवर्स इफेक्ट्स क्या है कि ये प्रोमिनेंट एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स रखेगा, प्रोमिनेंट एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स रखेगा। ठीक है, जैसे क्यूनिडीन में तो माइल्ड एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स है लेकिन इस पे प्रोमिनेंट एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट है, जिसकी वजह से ये कॉन्स्टिपेशन, ड्राई माउथ, यूरिनरी रिटेंशन इन पेशेंट्स में ज्यादा मिल सकती है। ठीक है, ये भी वेंट्रिकुलर एरिथमियास और एट्रियल फिब्रिलेशन में हम इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, फेनेटोइन की प्रेजेंस में हम इसको नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि फेनेटोइन के मेटाबॉलिज्म को स्लो करवा के उसकी एक्टिविटी को टॉक्सिसिटी को इंक्रीज करवा सकता है। ठीक है, अच्छा, अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तीनों के सेम है 1A का। क्विक रिव्यू करिए 1A ड्रग की, क्यूनिडीन, प्रोकेनामाइड, डिसोपेरामाइड। क्यूनिडीन जो है तीनों ही जो ओपन स्टेट और इनएक्टिवेटेड स्टेट ऑफ वेंट्रिकल और एट्रिया दोनों में ब्लॉक करवा रहा है। फेज 0 में मॉडरेट इफेक्ट रखेगा क्योंकि मॉडरेट ब्लॉकेज है। ठीक है, क्विनिडीन में अपार्ट फ्रॉम सोडियम ब्लॉकेज इफेक्ट, इस पे अल्फा ब्लॉकेज और माइल्ड जो है एंटीकोलिनर्जिक ब्लॉकेज इफेक्ट्स होगा। इसके अलावा स्केलेटल मसल रिलैक्सिंग इफेक्ट्स भी होता है। ठीक है, जो मेजर इसका जो स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट्स है कि ये सिंक्रोनिज्म करवाता है, यानी कि मींस अगर केस C3 लेवल्स के अगर बीजीक्यूज आ गया तो केस क्या होगा, हेडेक है, टिनाइटिस है, ब्लर विजन है, तो आपने क्यूनिडीन को टेक करना। प्रोकेनामाइड है, लॉन्ग टर्म यूज में रिवर्सिबल लूपस एरिथेमेटस करवाता है,
और डिसोपेनामाइड का जो मेजर एडवर्स इफेक्ट है कि ये प्रोमिनेंट एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स होती है, यानी कि ड्राई आईज, ड्राई माउथ, यूरिनरी रिटेंशन और ग्लूकोमा को प्रेसिपिटेट करवा सकता है। ठीक है, अच्छा अब ये बेसिकली है कौन सी एंटी एरिथमिक ड्रग है जो प्रोमिनेंट एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट सकता है। ठीक है, कौन सी है? ठीक है, डिसोपेनामाइड है, ठीक है। रिवर्सिबल लूपस एरिथ्रोमेटस जो लाइक सिंड्रोम जो है किस एंटी एरिथमिक ड्रग्स में है? प्रोकेनामाइड में है। ठीक है, सिंकोनिज्म किसके साथ है? क्यूनिडीन के साथ है। ठीक है, अच्छा ये है वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में हम कौन सी ड्रग देंगे? यहाँ तो ऑप्शन सी मैंने जो है वो वाले नहीं रखे तो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। इसमें कौन सा है? डी, प्रोकेनामाइड है वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में, क्योंकि आपके बेशक ये C3 लेवल्स का है, इसमें हमने इतना लंबा केस भी दिया हुआ है, लेकिन आपने सिर्फ पॉइंट आउट करना है की पॉइंट को। की पॉइंट मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर लिया है कि वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में हमने मेडिकेशन अगर की तरफ जाना है, सर्जिकल की तरफ अभी नहीं जाना, तो उसमें जो है फर्स्ट चॉइस जो है प्रोकेनामाइड ही ड्रग्स में रहेगी। ठीक है, 1A में अगर किसी ने कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकता है, कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है बेटा, वही एक्टिव जो है वो 3-4 ही बच्चे होते हैं जो मुझे चैट में आंसर भी दे रहे होते हैं और मुझे क्वेश्चन भी कर रहे होते हैं, 3-4 बच्चे ही एक्टिव होते हैं। अच्छा, क्लास 1B जो है उसमें लाइडोकेन, मैक्सिलिटीन एंड फेनिटोइन है। लाइडोकेन, मैक्सिलिटीन एंड फेनिटोइन है, ये जो है एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को शॉर्टर कर रहा है। ठीक है, मोस्टली लिखा हुआ है कि अननोन मैकेनिज्म के थ्रू ये शॉर्टर एक्शन पोटेंशियल कर रहा है और इसका माइल्ड इफेक्ट होता है, इस वजह से ये फेज 0 पे इतना जो है वो स्लोप इतना डिक्रीज नहीं कर रहा, लेकिन ये डीप जो एक्सेलरेट करता है, इंक्रीज करता है सेलुलर रिपोलाइजेशन बाय इंक्रीजिंग पोटेशियम इफ्लक्स। ठीक है, इसी वजह से ये एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को ये शॉर्टर करता है क्लास 1B ड्रग। ठीक है, जिसमें हमारे पास कौन सी है? लाइडोकेन, मैक्सिलिटीन एंड फेनिटोइन। ठीक है, सबसे पहले अच्छा दूसरी चीज इसमें क्लास 1B के बारे में याद रखिएगा, क्लास 1B जो है वो मोस्टली डीपोलराइज्ड सेल और इन केस ऑफ जो मायोसाइट जो है जो डैमेज है विथ इस्कीमिक चेंजेस की वजह से या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजह से वो डैमेज है, उसकी में वेंट्रिकुलर एरिथमियाज हो रहा है, उसमें रिदम्स जो है वो इस्कीमिक चेंजेस की वजह से आपके पास डिस्टर्बेंस है, तो उन केसेस में जो है वो क्लास 1B को हम सुपीरियर रखेंगे। क्लास 1B यानी कि अगर इस्कीमिक चेंजेस की वजह से, अगर पोस्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजह से अगर आपके पास एरिथमियाज हो रही हो या जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर एरिथमियाज इन केस ऑफ अगर क्विनिडीन या क्लास 1A ड्रग्स उन केसेस में हम नहीं दे पा रहे हो तो उन केसेस में हम क्लास 1B ड्रग्स लेंगे। ठीक है, क्लास 1 और 1B में एक और डिफरेंस है कि क्लास 1B वाला ड्रग जो है वो वेंट्रिकुलर टिश्यू में ज्यादातर सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करेगा, आपके एट्रिया में इसके इतना इफेक्ट नहीं होगा एज कम्पेयर टू क्लास 1A ड्रग का। इसी वजह से क्लास 1B ड्रग स्पेशली यूज होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेंट्रिकुलर एरिथमियाज और टैकिकार्डियाज वगैरह में यूज होता है। ठीक है, और वेंट्रिकुलर एरिथमियाज मोस्टली कॉमन होता है इन केस ऑफ डिजिटालिस या पोस्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है। ठीक है, अच्छा ये ब्लॉक करवाता है मोस्टली इनएक्टिवेटेड और देन द ओपन स्टेट वाले को पार्शियली डिपोलराइज्ड सेल्स पे मोस्टली करवाता है। ठीक है, और डिजीज मायोकार्डियम में ज्यादा करवाता है। ठीक है, अच्छा लोकल इसको याद करने का जो निमोनिक्स मैंने यहाँ पे एक और बता दिया है, लाइडोकेन, लिग्नोकेन जो है ना, L for local anesthetic है, inactive orally, so that's why we will given by parenteral route, given IV for antiarrhythmic actions क्योंकि inactive orally first pass metabolism इसका fast होता है, and for sodium channel blockage, ठीक है, only which occur only in inactive state of sodium channel। ठीक है, यानी कि ओपन स्टेज के मुकाबले में इनएक्टिव स्टेज में ज्यादा ब्लॉक करा रहे हैं। CNS साइड इफेक्ट्स यानी कि कन्वर्जन्स वगैरह इसमें ज्यादा होते हैं इन हायर डोजेस में। एक्शन जो है वो 15 मिनट्स तक रहता है। ठीक है, परकेंजी फाइबर्स ऑफ वेंट्रिकल को करता है इफेक्ट बट नो इफेक्ट ऑन AV नोड्स एंड SM, सो इफेक्टिव इन वेंट्रिकुलर एरिथमियाज ओनली। लिग्नोकेन या लाइडोकेन का
जो सारा इसमें फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स, उसके एडवर्स इफेक्ट्स सारे यहाँ पे आ गए, उसके फार्माकोकाइनेटिक भी आ गए, ठीक है, लिग्नो के नाम से, लोकल एनेस्थेटिक, इनएक्टिव ओरली गिवन आईवी, ठीक है, समझ में आ गया। एंटी आर्rhythmic मोस्ट लाइकली को सीजर्स बट डायरेक्ट सीएनएस इफेक्ट्स, तो कौन सी जो होगी, लाइडोकेन होगी। इस दफा बीसीक्यूज मैंने एंड में नहीं डाले, मैंने बीसीक्यूज जो है इसमें ही बीच में कर दिया, क्योंकि लंबा डिटेल में लेक्चर है, तो आप मे बी एंड में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। एंटी-आर्rhythmic ड्रग्स एडमिनिस्टर आईवी टिपिकली यूज्ड फॉर द सप्रेस वेंट्रिकुलर एरिथमिया एसोसिएटेड विद एक्यूट एमआई, ठीक है, इसमें भी लाइडोकेन ही चॉइस है, जो मैं पहले ही बता चुकी, ठीक है, सही है। अब है 1B में दूसरी ड्रग है मैग्जिलिटीन। मैग्जिलिटीन जो है वो ओरल एनालॉग ऑफ लिग्नोकेन। लिग्नोकेन जैसे ओरली नहीं दे रहे, उसको हम पेरेंटल थेरेपी के तौर पे यूज कर रहे हैं, तो हमने ही खुद मतलब ने उसका ये ओरल एनालॉग निकाला है मैग्जिलिटीन, जिसका कोई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं है खास एज कम्पेयर टू लिग्नोकेन की तरह। ये भी आपके वेंट्रिकुलर एरिथमियाज एसोसिएटेड विद पीजीएस एमआई में भी यूज हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें अर्ली ट्रेमर्स, अर्ली साइन ऑफ मैग्जिलिटीन टॉक्सिसिटी मिल सकती है इसमें भी, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग ओरल एक्टिव ओरली एक्टिव लिग्नोकेन एनालॉग वो कौन सा है, मैग्जिलिटीन। अभी तो आप बीसीक्यूज इस वजह से सॉल्व कर रहे हो कि मेरे उसी स्लाइड के फौरन बाद ही मैं इसके बारे में बताऊं। बेटा एरिथमियास में जो है, मतलब हमारे पास जो 1B वाली जो है ना, वो एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन में शॉर्टर कर रहा है, ठीक है, बेशक वो शॉर्टर कर रहा है, ठीक है, लेकिन दूसरी चीज क्या है कि उसमें माइल्ड इफेक्ट है, माइल्ड इफेक्ट है सोडियम चैनल्स का। इसी वजह से हमने सिर्फ जहां पे बहुत ज्यादा आपके पास कॉन्ट्रेक्शन हो रही होगी, यानी कि फौरन हो रही होगी, तो उसमें तो आपके पास जो है ड्यूटराइजेशन स्टेज को हमने कम करवाने के लिए 1B ड्रग्स देंगे, यानी कि अगर हमने रिफ्रैक्टिव पीरियड को जल्दी लाने के लिए हमने उस स्टेज को, डिप्राइजेशन स्टेज को, रिफ्रैक्टिव पीरियड ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगा, अगर एक डिप्राइजेशन खत्म होके दूसरी वाले स्टेज के बीच वाला जो गैप होगा वो रिफ्रैक्टिव पीरियड को होगा। अगर मेरे पास वेंट्रिकुलर इथमियास है, उसमें डिप्राइजेशन या एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन इंक्रीज है, ठीक है, उस केसेस में रिफ्रैक्ट आपके पास सेकंड या अर्ली या लेट डिपोलाइजेशन उस स्टेज पे भी हो सकती है। अगर मैंने उसकी स्टेज को शॉर्टर करवा दिया और रिफ्रैक्टिव स्टेज की तरफ ले गए, तो उसमें अर्ली और लेट डिपोलाइजेशन नहीं हो पाएगी। समझ आ रही है बेटा? क्या नाम था, मुजल्फा? हाँ मुजल्फा बेटा, समझ में आया? ठीक है, यानी कि हमने अर्ली और लेट डिपोलाइजेशन स्टेज जो आपकी ड्यूरिंग डिपोलाइजेशन भी हो सकती है, उसको ब्लॉक करवाने के लिए हम लोग 1B भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं, वेंट्रिकुलर एरिथमियास में बेशक वो शॉर्टर करवा रहा है, रिफ्रैक्टिव पीरियड को की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है आगे, फेनिट्वाइन है। फेनिट्वाइन भी 1B ड्रग में है। फेनिट्वाइन जैसे आपको पता है कि एंटी कन्वर्जन ड्रग यानी कि में भी यूज हो सकता है, ठीक है। अच्छा, मोस्टली यूज होता है डिस्टालिस इंड्यूस एरिथमियास में यूज होता है, ठीक है। अच्छा, अगर पेशेंट्स बच्चे हैं उसमें कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज की सर्जरी के बाद वेंट्रिकुलर एरिथमियास में है, तो उन बच्चों में भी दे सकते हैं, और टॉसिडी पॉइंटिस में भी दे सकते हैं। 1B और 1A और 1C शुड बी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन केस ऑफ टॉसिडी पॉइंटिस, क्योंकि वो क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग कर रहा है, ये तो शॉर्ट कर रहा है, ठीक है। वो वाली ड्रग देगी जो क्यूटी इंटरवल को शॉर्ट करेगा, और शॉर्ट कर कौन सा करवा रहा है, 1B ड्रग, और ये वेंट्रिकुलर एरिथमियास में यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसका एडवर्स इफेक्ट्स जिंजिवल हाइपरप्लेजिया हो सकता है, हिस्टोटिज्म, स्लर्ड स्पीच हो सकता है, कन्वर्जेंस हो सकता है, निस्टिग्मस हो सकता है, ठीक है। चलो 1C ड्रग में हमारे पास फ्लेकिनाइड जो है, प्रोफेनॉल जो है मोस्टली यूज होती है, ठीक है 1C में। अच्छा, 1C जो है मिनिमम उसका कोई पोटेशियम चैलेंज पे कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन ये मार्क
इसमें रिडक्शन स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है, सोडियम चैनल ब्लॉकेज इफेक्ट, इस वजह से मार्क स्लोइंग ऑफ या जो स्लो डाउन जो है ना, ये डिले ऑफ फेज 0 डिपोलाइजेशन को करवाएगा। ठीक है, मार्क डिक्रीज ऑफ फेज 0 डिपोलाइजेशन वाली जो स्टेज होती है तो मार्कली डिक्रीज करवा देता है, क्योंकि 1C का जो है इसका इफेक्ट जो है मार्क इफेक्ट होता है ऑन मार्क ब्लॉकेज इफेक्ट होता है ऑन सोडियम चैनल्स में। ठीक है, और लेकिन एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन में इसका कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें कोई पोटेशियम चैनल्स पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, सबसे पहले प्रोपाफेनॉल। प्रोपाफेनॉल जो है इसका स्ट्रक्चर जो है सिमिलर टू बीटा ब्लॉकर, जो प्रोपेनानॉल होता है उसी की तरह का इसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, और ब्लॉकेज इफेक्ट्स भी इसका सिमिलर होता है। अच्छा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में इसका वेरिएबल है। ठीक है, पेशेंट टू पेशेंट इसमें वेरिएशंस होती है, और ये मोस्टली वेंट्रिकुलर एरिथमियास, ठीक है, जो आपके पास एसेसरी पाथवे की वजह से जो बन रहा है, इवन इन केस ऑफ बंडल ऑफ हिज जो है वो ज्यादा तब एसेसरी पाथवे बना हुआ है, या इवन वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में भी हम इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, और वेंट्रिकुलर एरिथमियास में हम इसे यूज कर सकते हैं, या तो डी एसेसरी पाथवे सुपर वेंट्रिकुलर पैरोक्सिस्मल टैकिकार्डिया, उसमें भी हम यूज इसे कर सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट इसके क्या है, इसका जो स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट है वो मेटालिक टेस्ट है। मेरे ख्याल से इसका बेसिक्स मैंने आगे दिया हुआ है, इसका आगे जो आएगा ना इसका स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट के ही लिहाज से इसका बेसिक्स हमने दिया हुआ है। ये भी फ्लैकेनाइड जो है 1C ड्रग है, ये मार्क स्लोइंग ऑफ फेज 0 अब स्ट्रोक को करेगा, और इन केस ऑफ पेस मेकर्स जो टिश्यूज है यानी कि ऐसे नोट में भी उसमें फेज 4 डिपोलाइजेशन को मार्क स्लोइंग करवा सकता है। ठीक है, वेंट्रिकुलर एरिथमियास में ये फर्स्ट चॉइस है। ठीक है, टॉसिडिटी पॉइंटर्स में हम इसे नहीं देंगे, विजुअल डिस्टर्बेंस और हेडेक्स वगैरह में नहीं देंगे। ठीक है, अच्छा क्लास 2 बीटा ब्लॉकर्स है। ठीक है, ये मुझे आप बताएंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कोई मुझे बताएगा? बीटा ब्लॉकर्स क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हार्ट में? बीटा ब्लॉकर्स का क्या है कि बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं ओवर हार्ट। ठीक है, बीटा 1 ऑन बाइंडिंग विद बीटा रिसेप्टर्स, बीटा 1 ना, चलो मैं बता देती हूँ। ठीक है, बीटा 1 रिसेप्टर्स हार्ट में होते हैं। ठीक है, उन रिसेप्टर्स को में आपके ऑन एक्टिवेशन, जैसे एड्रेनालिन लगा, एफिनेफ्रिन, नॉन एफिनेफ्रिन लगा, ऑन बाइंडिंग विद बीटा 1 रिसेप्टर, जीएस कपल रिसेप्टर्स होता है, एडिनाइलेज साइक्लेज एक्टिवेट होगा। ठीक है, एटीपी जो है वो कन्वर्ट होगा साइक्लिक एएमपी को, साइक्लिक एएमपी इन टर्न एक्टिवेट प्रोटीन काइनेज देन लीड्स टू फॉस्फोराइजेशन ऑफ कैल्शियम चैनल्स। कैल्शियम जो है वो चैनल्स ओपन होंगे, कैल्शियम एंटर इनटू द सेल, और कैल्शियम जो है इन केस ऑफ पेस मेकर सेल्स पे, पेस मेकर टिश्यू में और कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू में, यानी कि पेस मेकर यानी कि ऐसे नोड में जो फेज 4 का डिपोलाइजेशन होती है वो कैल्शियम चैनल्स की वजह से हो रही होती है, और कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू ऑफ कार्डियक टिश्यू में जो प्लेट्यू की फेज होती है, जो फेज 2 होती है, वो भी कैल्शियम की वजह से होती है। ठीक है, वो होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगी हार्ट की, हार्ट रेट इंक्रीज होगा, एवी कंडक्शन इंक्रीज होगी। ठीक है, सो बाय गिविंग बीटा ब्लॉकर these pathway will be inhibited। ठीक है, कैल्शियम चैनल्स नहीं ओपन होंगे, कैल्शियम चैनल्स जो है ओपन नहीं होंगे, कैल्शियम एंट्री इनटू द सेल नहीं होगी, देन आपके पास जो पेस मेकर एक्टिविटी जो थी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, पेस मेकर एक्टिविटी जो हार्ट की वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम की फेज 4 जो पेस मेकर में फेज 4 की कैल्शियम जो अब सर्च करवा रहा था ना वो नहीं होगा, और जो प्लेट्यू फेज कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू में था वो नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया बेटा? समझ में आया बेटा? मैं फिर से रिपीट करती हूँ। ठीक है, ऑन बाइंडिंग विद बीटा 1 रिसेप्टर ओवर द हार्ट, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन जो है वो जीएस कपल रिसेप्टर है, एडिनाइलेज साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, तो क्या करेगा, साइक्लिक एएमपी की कंसंट्रेशन विल बी इंक्रीजेस, एडिनाइलेज साइक्लेज कन्वर्ट करेगा एटीपी को साइक्लिक एएमपी देन इन टर्न कॉजेस प्रोटीन काइनेज एक्टिवेशन, जो कैल्शियम एल टाइप कैल्शियम चैनल्स को ओपन करेगा, कैल्शियम एंट्री इनटू द सेल इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, फिर वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इंक्रीज करेगा,
और इंटरसेलुलर आपके पास जो फेज 4 वाली जो होती है ना, फेज 4 मायो सेल्स में आ रहे हैं, मायोकार्डियम में, तो ये फेज 4 जो है ना पेस मेकर सेल्स पे, फेज 4 जो है अप स्ट्रोक हो जाएगा, जो स्पॉन्टेनियस अप स्ट्रोक हो रहा था ना सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के थ्रू ऐसे नोड में, ठीक है, पेस मेकर, वो आपके पास फेज 4 अप स्ट्रोक होता है मोस्टली ड्यू टू कैल्शियम चैनल्स ओपनिंग की वजह से, तो आपके पास अप स्ट्रोक होता है। और जो प्लेट्यू होता है ना नोज नोन पेस मेकर टिश्यूज में, या जो डीपोलराइजेशन को फर्दर, अर्ली डीपोलराइजेशन के पास फर्दर डीपोलराइजेशन को फौरन नहीं नीचे स्लोप जाने देता, वो क्यों नहीं जाने देता कि कैल्शियम चैनल्स ओपनिंग ही की वजह से, ठीक है, विद इन जो कैल्शियम की एंट्री हो रही होती है ना, उसी की वजह से हमारे पास ये जो आफ्टर अर्ली डीपोलराइजेशन फौरन ही स्लोप नीचे नहीं जा रहा, एक प्लेट्यू फेज में रह रहा है नॉर्मल पेस मेकर या कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू ऑफ हार्ट में। तो ये दोनों फेज आपके पास डिक्रीज हो गया, ठीक है, तो हार्ट रेट, क्योंकि पेस मेकर एक्टिविटी को भी डिक्रीज करा रहा है, तो हार्ट रेट और कंडक्शन वेलोसिटी को भी डिक्रीज करा रहा है, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन को भी डिक्रीज करवा रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, बीटा ब्लॉकर्स क्या करवा रहे हैं, हार्ट रेट डिक्रीज करवा रहे हैं, कंडक्शन वेलोसिटी को भी डिक्रीज करवा रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्शन को भी डिक्रीज करवा रहे हैं, ठीक है, फायरिंग को डिक्रीज करा रहे हैं, कंडक्शन वेलोसिटी को डिक्रीज करवा रहे हैं। समझ में आ गया बेटा, ठीक है, रिपीट तो नहीं करना, ठीक है, थैंक यू बेटा, सही है। तो ये जस्ट आपका रिवीजन ही था जो आपने मेरे ख्याल से एंटी हाइपरटेंसिव में भी पढ़ा होगा ना, हार्ट में इसका क्या इफेक्ट है, ठीक है। इसके स्पेसिफिक कॉन्ट्राइंडिकेशन एडवर्स इफेक्ट आप लोगों ने पढ़े हुए ही हैं कि अस्थमा, ब्रोंकोस्पाज्म, अगर नॉन सिलेक्टिव है प्रोप्रानोल, तो उसमें जो है उसमें हम नहीं देंगे, क्योंकि ये लंग्स पे ब्रोंकोस्पाज्म करवा सकता है, ठीक है, ये वाली मैं नहीं लेके चलूंगी। अच्छा, किस में यूज करेंगे बीटा ब्लॉकर, सिंपैथेटिक मेडिएटेड एरिथमियाज में यूज करेंगे, साइनेट, टैकीकार्डिया, सुपरवेंट्रिकुलर एरिथमियाज और वेंट्रिकुलर एरिथमियाज, यानी कि मोस्टली सुपरवेंट्रिकुलर और वेंट्रिकुलर दोनों एरिथमियाज में हम बीटा ब्लॉकर यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे नोड में भी अफेक्ट कर रहा है, पेस मेकर एक्टिविटी को भी अफेक्ट कर रहा है, एक कंडक्शन वेलोसिटी को भी अफेक्ट कर रहा है, और नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज में भी अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये सुपरवेंट्रिकुलर और वेंट्रिकुलर एरिथमियाज हम दोनों में दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्लास 3 ड्रग जो है हमारे पास पोटेशियम चैनल्स ब्लॉकर है, ठीक है, उसमें अमाइड्रॉन प्रोटोटाइप ड्रग है, ब्रिटालियम एंसोटोलोन, ठीक है। अमाइड्रॉन जो है एक स्पेसिफिक ड्रग है, उसके बारे में मैं बताती हूँ क्या है। अच्छा, अमाइड्रॉन जो है वो पोटेशियम चैनल्स ब्लॉक करेगा, एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को वो इंक्रीज करेगा, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को इंक्रीज करेगा। अच्छा, अब अमाइड्रॉन जो है वो आयोडीन कंटेनिंग ड्रग है, ठीक है। अमाइड्रॉन में स्पेसिफिक एबिलिटी होती है अपार्ट फ्रॉम अदर पोटेशियम चैनल्स की, ये बिसाइड ऑफ पोटेशियम चैनल ब्लॉकिंग इफेक्ट है सोडियम चैनल ब्लॉकिंग इफेक्ट, कैल्शियम एंड बीटा ब्लॉकेज इफेक्ट, यानी कि चारों ड्रग क्लास का इफेक्ट इस सिंगल अमाइड्रॉन में है, यानी कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम एंड बीटा चारों चैनल्स को भी ब्लॉक कर रहा है तीनों, और अपार्ट फ्रॉम दैट ये बीटा रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करवा रहा है, जिसके इन रिजल्ट टू दैट ये हार्ट रेट और एवी नोडल कंडीशंस को डिक्रीज करवा के फ्यूचर प्रोलॉन्गेशन करवा सकता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में मोस्टली, यानी कि वेंट्रिकुलर, सुपर वेंट्रिकुलर, आर्ट्रियल दोनों में हम इसे दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है, बेशक ये इसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स ये है कि बहुत चारों क्लास का निचोड़ यही है, ये सबको ब्लॉक करवा रहा है, लेकिन इसके एडवर्स इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। अच्छा, इसमें क्या है, T2P 2L2C 1T जो है वो थायराइड एब्नॉर्मलिटी, यानी कि हाइपो या हाइपर की तरफ, दोनों तरफ आयोडीन कंटेनिंग ड्रग है ना, ठीक है, तो ये हाइपो या हाइपर दोनों की तरफ थायराइड एब्नॉर्मलिटीज लेके जा सकता है, ठीक है। 2B क्या है, क्या हमारे पास फोटो सेंसिटिविटी करवा सकता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी करवा सकता है, ठीक है। 2L यानी कि लंग्स और लिवर डैमेज करवा सकता है, लंग फाइब्रोसिस एंड लिवर डैमेज करवा सकता है, ठीक है। 2C मींस कार्डियक एंड कॉर्निया, यानी कि कार्डियक डिप्रेशन, मार्क कार्डियक डिप्रेशन इफेक्ट है, यानी कि सोडियम चैनल को भी कर रहा है, बीटा रिसेप्टर्स को भी कर रहा है, कैल्शियम को भी कर रहा है, तो मार्क कार्डियक डिप्रेसिव इफेक्ट्स इसमें हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा कॉर्नियल माइक्रो, क्योंकि आयोडीन कंटेनिंग ड्रग है तो मे बी इसमें कॉर्नियल माइक्रो डिपॉजिट्स भी हो सकती है। तो इसके एडवर्स इफेक्ट्स के नमूने क्या है, 1T 2P 2L 2C, यानी कि इतने मल्टीपल इसके अमाइड्रॉन के साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है। इसके नमूने और है कि
नाम से ही, जैसे लाइडोकेन लिग्नोकेन का था ना, इसी तरह एंटी ए फॉर एंटी एरिथमिक है, मल्टीपल एक्शन है, एम फॉर मल्टीपल, आई फॉर आयोडीन कंटेनिंग ड्रग है, ओरली यूज हम मोस्टली करेंगे, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज वेरी लॉन्ग, ठीक है, इसकी हाफ लाइफ बड़ी है, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन और इफेक्टिव पीरियड को इंक्रीज करवाता है, रेजिस्टेंट जो है एट्रियल फिब्रिलेशन जो किसी से भी ट्रीट नहीं हो रहा हो, क्योंकि इसके एडवर्स इफेक्ट ज्यादा है, तो हम लोग सिर्फ जो किसी रेजिस्टेंट केसेस या उन केसेस पे जिसपे दूसरी ड्रग्स क्लास काम नहीं कर रही होती, तो उसमें ही हम इसको रिजर्व करेंगे, ठीक है। ऑन प्रोलॉन्ग यूज कैन लीड टू पल्मोनरी और लंग फाइब्रोसिस की तरफ लेके जाता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी में आकर, कॉर्नियल डिपॉजिट में आकर, ठीक है। इसके साइड इफेक्ट्स के रिलेटेड तो बहुत सारे बीसीयूज हैं, बहुत सारे बीसीयूज बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक ही डाला हुआ है, हाइपोथायरायडिज्म इज अ पॉसिबल साइड इफेक्ट्स ऑफ प्रोलॉन्ग थेरेपी विद अमाइड्रोन, सिंपल है इसमें, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा? थोड़ा सा फास्ट चल रही हूँ मैं, लेकिन प्लीज अगर समझ में ना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। समझ में आया अमाइड्रोन के बारे में बेटा? 4-5 ही बच्चे जो मुझे बता रहे हैं, ये रिदा अबरार, यही जो है ना, ये लोग मुझे बता रहे हैं, ठीक है। अब हम आगे लेके चलते हैं। सोटोलॉल भी जो है आपके मोस्टली पोटेशियम चैनल में है, लेकिन बीटा ब्लॉकेज इफेक्ट्स भी लगता है लाइक अमाइड्रोन की तरह, ये भी पोस्ट एमआई में मोस्टली हम वेंट्रिकुलर एरिथमियास या फिब्रिलेशंस में हम इसे दे सकते हैं, ठीक है। ब्रिटालियम का भी मोस्टली सेम ही इफेक्ट होता है। अच्छा, अब है क्लास 4 ड्रग, ठीक है। अब क्लास 4 ड्रग आप लोगों ने कर चुके हो, ठीक है, आप लोग कर चुके हो क्लास 4 ड्रग इन एंटी हाइपरटेंसिव में भी कर चुके हो, और इवन आपने अंजाइना में भी कर चुके हो, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगी, ये ब्लॉक करेगा एल टाइप कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करेगा, ठीक है। तो ये ऐसे नोड यानी कि पेस मेकर एक्टिविटी में जो फेज 4 वाली जो है ना स्लोप, उसको डिक्रीज करवा देगा। मेरे ख्याल से मैंने पीछे जो है ना पेस मेकर वाले की एक्शन पोटेंशियल नहीं बताया था, तो यहाँ मैं दोबारा से एक्शन पोटेंशियल को रिपीट कर रही हूँ इन केस ऑफ, अच्छा, नॉर्मल जो मैंने पीछे बताया था वो नॉर्मल कॉन्टेक्टाइल टिश्यूज ऑफ हार्ट में इस तरह का एक स्लोप आता है, यानी कि फेज 4 होता है, फेज 0 होता है, जो मैंने आगे पीछे बताया था, ठीक है। लेकिन पेस मेकर एक्टिविटी जो होता है ना, जिसपे ऐसे नोट वगैरह में, उसमें जो होता है फेज 4 होती है, फेज 0 होती है, फेज 3 होती है, एंड देन फेज 4 होती है। फेज 4 क्या होती है कि हमारे पास इनवर्ट फ्लो ऑफ कैल्शियम एंड सोडियम हो रहा होता है, इनवर्ट फ्लो ऑफ कैल्शियम, मोस्टली कैल्शियम ज्यादा होता है पेस मेकर, और ये खुद ब खुद ही चैनल्स खुद ही हो रहे हैं, सिंपस्थेटिक स्टिमुलेशन की वजह से हो रहा है, या बीटा 1 स्टिमुलेशन की वजह से हो रहा है, किसकी वजह से भी हो रहा है। फेज 4 इन इनवर्ट फ्लो ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम हो रहा है, मोस्टली कैल्शियम हो रहा है एल टाइप चैनल्स के थ्रू। तो फेज 4 अपस्ट्रोक, एक थ्रेशोल्ड लेवल पे जाके आपके पास फर्दर कैल्शियम चैनल्स खुलेंगे, एल टाइप, पहले तो टी टाइप है, फिर एल टाइप खुलेंगे, ठीक है, थ्रेशोल्ड लेवल पे आने के बाद, और आपके पास अपस्ट्रोक फर्दर अप होगा, और फिर उसके बाद रिपोलराइजेशन होगी, एंड देन आपके पास दोबारा से सेकंड वाली जो है दोबारा से सेकंड एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन हो जाएगा, क्योंकि ऐसे नोड जो है वो, क्योंकि वो पेस मेकर है, तो उसमें तो हमारे पास सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन भी है, पैरासिम्पैथेटिक, इसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल कर ही रहा है, तो उसमें वैसे भी रेट उसने मेंटेन रख लिया है 60 to 100 के बीच, तो उसको कोई एक्सटर्नल स्टिमुलेशन नहीं चाहिए, उसके पास फेज 0 के बाद फेज 4 के पास फेज 0, फेज 3, फेज 4 आना ही है। तो मोस्टली हमारे पास जो बीटा ब्लॉकर्स हैं और कैल्शियम चैनल्स ब्लॉकर्स है, ठीक है। अब आपको बीटा ब्लॉकर्स फर्दर डिटेल में समझ में आए, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स जो है वो कैल्शियम चैनल्स ब्लॉकर्स को एल टाइप को ब्लॉक करवा के फेज 4 को भी, और फेज 0 स्लोप ऑफ डिपोलराइजेशन इन केस ऑफ पेस मेकर सेल्स में, ऐसे नोड में वो ब्लॉक करवा दे, ठीक है। अच्छा, ये चीज समझ में आई या सब सो गए? कैल्शियम चैनल्स का इफेक्ट समझ में आया, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का, ठीक है। तो ये फेज 4 ऑफ इन केस ऑफ ऐसे नोड में, ठीक है, प्लेट्यू फेज इन केस ऑफ नॉर्मल कॉन्टैक्टाइल कार्डियक टिश्यू में ब्लॉक करवाएगा। एडिनोसिन अदर ड्रग्स में आती है, नेचुरल एक्रिन न्यूक्लियोसाइड्स है, ये को ओपन करके आपके पास रिपोलराइजेशन स्टेज को इंक्रीज करवा सकता है, ठीक है। मैग्नीशियम एंड पोटेशियम इन केस ऑफ आयन डिस्टर्बेंस में हम इसे दे सकते हैं।
ठीक है, अगर किसी ने कुछ पूछना है या प्रीवियस रिवाइज करना है, क्योंकि ज्यादा तेज में गई थी। टाइम कितना हो गया? टाइम बस फिनिश हो गया बेटा, अब आप मुझे बता दें। पेस मेकर सेल कैल्शियम ना, अच्छा मैं बता दूँ बेटा। पीछे ना इसकी स्लाइड लगा दीजिए। ये जो है हमारे पास कैल्शियम चैनल्स जो है हमारे पास एल टाइप और टी टाइप है ना। हमारे पास नॉर्मल पेस मेकर या ऐसे नोट में इस तरह की फेज होती है। जो मैंने प्रीवियस बताया था वो नॉर्मल कॉन्ट्रेक्टाइल हार्ट के टिश्यू में, जैसे कंडक्शन के बाद जो अंदर कॉन्ट्रेक्शन जा रही है तो उसके बाद क्या कैसे डिपोलराइजेशन होती है। तो हमारे पास स्पॉन्टेनियसली इनवर्ट फ्लो ऑफ कैल्शियम एंड सोडियम हो रहा होता है। पहले एल टाइप जो है वो आपके पास जो है वो एक थ्रेशोल्ड लेवल तक लेके जाते हैं, यानी कि अगर नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल से पहले थ्रेशोल्ड लेवल पे लेके जाते हैं, फिर एल टाइप चैनल्स खुलते हैं। एल टाइप चैनल्स खुलते हैं तो हमारे पास रैपिड वाले हैं एल टाइप, और वो फेज जीरो ऑफ एक्शन पोटेंशियल करवाएगा। फिर उसके बाद एक स्टेज के बाद हमारे पास वो क्लोज होने के बाद पोटेशियम चैनल्स ओपन होते हैं और वो रीपोलराइजेशन करवाते हैं। और उसके बाद हमारे पास दोबारा से कुछ सेकंड के बाद हमारे पास दोबारा से इन्वर्ट एल टाइप चैनल्स खुल के इन्वर्ट फ्लो ऑफ कैल्शियम करवा के थ्रेशोल्ड लेवल को दोबारा से मेंटेन करवाता है और एल टाइप चैनल्स खुल जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया?